हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं आयुषी मैम। आप सभी लोगों का वेलकम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि मैम हमें एक वीडियो चाहिए जिसमें आप लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप हमें बता दो, जिनको हम मेक श्योर करें कि हम अच्छे से करके जाएं। क्योंकि आपको पता है कि पूरे सिलेबस के ऐसे 30% या 40% मैक्सिमम टॉपिक्स होते हैं जिनसे पेपर बार बार रिपीट होता है, राइट। सो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लास 12th का बच्चा है, सीबीएसई एग्जाम देने जा रहे हो, आप लोग बोर्ड्स दे रहे हैं, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को लाइन बाय लाइन फॉलो करो। तो जल्दी से सभी लोग इसको लाइक करेंगे और जरूर जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे दिखना चाहिए कमिटमेंट, यस मैम वी विल डू इट। क्योंकि देखो, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तभी चीजें हमारे लिए हो रही होती हैं, ठीक है। तो सीधा पॉइंट की बात पे आते हैं। मैं आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज टॉप 20 टॉपिक्स दे रही होंगी एंड हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा रही होंगी। तो जब भी आप एक चैप्टर को पढ़ने बैठ रहे होगे, आप ये ध्यान रखोगे कि ये टॉपिक जो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ उनको आप बहुत बहुत अच्छे से करके जाओ, क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेंस इन्हीं टॉपिक्स का आपके एग्जाम में बच्चों देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये पिछले 10 सालों के बेसिस पर यहाँ पे मैंने आप लोगों को टॉपिक्स यहाँ पे मैं मार्क करवा रही होंगी। और अब जो अपडेटेड पैटर्न इस बार एग्जाम का होगा उसके बेसिस पर ये टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हाथ में 3 महीने, क्योंकि जनवरी हमारे हाथ में नहीं है, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल्स रहेंगे, फेब में हमारे पेपर हैं। सो अगर हमारे पास कैलकुलेटेड टाइम है तो वो अभी अक्टूबर का, दैट इज, अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो जो मेरे पास कैलकुलेटेड टाइम रहेगा, अरे बाबा, तो कैलकुलेटेड टाइम रहेगा, अरे क्या चाहता है ये हमसे, तो क्या तो अगर मैं बात करूँ तो कैलकुलेटेड टाइम रहेगा दैट इज अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नवंबर और दिसंबर है, तो हमें दिसंबर तक सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी दौरान हमें अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। प्रैक्टिस बैंक मतलब हमारे पास हर चैप्टर के वो क्वेश्चंस होने चाहिए, एनसीईआरटीज इन टेक्स्ट, जो हमारे पेपर में रिपीट हो सकते हैं। एंड देन लास्टली वी विल हैव टू डू सैम्पल पेपर्स। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे करवा भी रही हूँ, तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करते जाइए जो मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। एंड देन ऑब्वियसली सैम्पल पेपर्स जो हमारी अपकमिंग प्लेलिस्ट रहेंगी वो इन सभी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होंगी, ताकि आपको ये सब चीज़ें मिलती रहे, ठीक है। अब मैं एक चैप्टर से बेटा यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहला चैप्टर जो है दैट इज सोल्यूशंस। और अगर मैं सोल्यूशंस की बात करूँ तो सोल्यूशन से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ से, तो चाहे यहाँ पे आपका बेंड्स वाला क्वेश्चन है या एनॉक्सिया वाला क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करके जाओगे। साथ में हेनरीज कांस्टेंट का रिलेशनशिप सॉल्युबिलिटी के साथ वाला जो एमसीक्यू है, ये भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो ये वाला कंसेप्ट अच्छे से करके जाना है। 100% आने वाला जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज अगेन योर आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल, नॉन आइडियल के एग्जाम्पल अच्छे से करके जाने हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल आएगा। इससे जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो है डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ, एलिवेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल। और वेंट ऑफ फैक्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है मेरी, ठीक है, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो कैसे वेरी कर रही है। जैसे मैं बोलती हूँ डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन की बात करूँ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई रहेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम इट वेंट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सो वेंट ऑफ फैक्टर के ऑर्डर में लगाने, आप बोलोगे 4 सोल्यूशन है, सबका सिमिलैरिटी है, तो बता दीजिए किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये 4 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं सॉल्यूशंस चैप्टर के लिए, ठीक है। मार्क कर लिया होगा सभी लोगों ने। बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ। हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए, फिजिकल का भी बोलूं और पूरी केमिस्ट्री का भी बोलूं तो चैप्टर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 9 नंबर का है। तो यहाँ से नर्स्ट इक्वेशन एज यूजुअल बहुत फेमस क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावनाएं हैं, मैंने आपको बहुत बार प्रैक्टिस भी करवाया है। सो नर्स्ट इक्वेशन की जमकर प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेरिएशन का सवाल, तो यहाँ से आपको एक स्टेटमेंट असर्शन, जैसे स्टेटमेंट और रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन है कि यार कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज होती है, कंडक्टेंस बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, नंबर ऑफ आयंस की वजह से बढ़ती है, मोबिलिटी की वजह से बढ़ती है, तो एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कोहेरेंस लॉ का भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है, अलग अलग आपको इलेक्ट्रोलाइट्स दे देगा, उनकी मोलर कंडक्टिविटी दे देगा, लिमिटिंग मोलर, और आपसे एक फाइनल की पूछेगा। जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आने की पूरे चांसेस है। फैराडे के फर्स्ट लॉ से न्यूमेरिकल अगेन आने के चांसेस है, जो W=ZIT फॉर्मूला है, तो इस पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, जो कि मैं आपको करवाती भी हूँ एंड यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस, कि इस पे ज्यादा ध्यान दो।
प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे एक्वस NaCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बार पेपर में पूछा हुआ है, कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, राइट। तो जो मैंने आपको ट्रिक्स याद करवाई हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो आपके यहाँ से लेड स्टोरेज बैटरी से है, ठीक है। अब इसके लिए आपको रिएक्शंस, ठीक है, आपको इसके लिए रिएक्शंस याद करने हैं, ये आज हमें परेशान कर रहा है, तो इसके लिए आपको आज यहाँ पे रिएक्शंस करने हैं, ठीक है। साथ में इसके जो आपको देखना है वो है यूजेस, ठीक है, रिएक्शन यूजेस एंड ऑल्सो फ्यूल सेल से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो मेन टॉपिक्स रहेंगे वो ये रहेंगे, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब 100% तो नहीं बोलूँगी बट 99% चांस है कि इन्हीं टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इलेक्ट्रो के अंदर, ठीक है। आइए केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर, एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रिएक्टेंट को माइनस में लिखते हो, प्रोडक्ट को प्लस में लिखते हो, स्टीशियोमेट्री को रेसिप्रोकल करते हो, ये वाली जो एक्सप्रेशंस है आपको वो लिखना आना चाहिए। ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्युलैरिटी का अगेन आपका यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQ भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मॉलिक्युलैरिटी, या इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, तो ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल, ठीक है, एंड ऑल्सो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो न्यूमेरिकल और ग्राफ आपको फर्स्ट ऑर्डर का बहुत अच्छे से करके जाना है, मैंने करवाई रखे हैं ऑलरेडी, सो उसी पे और फोकस करना, इजीली आप कर पाओगे। अर्हीनियस इक्वेशन में भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बन सकता है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर, सो उस पर फोकस करना है, दैट इज अगेन गोइंग टू कम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैटलिस्ट का नॉर्मल आपका यूज से क्वेश्चन आ सकता है और इसका भी ग्राफ पूछा जा सकता है, जो आपका होता है दैट इज कि कैटलिस्ट किसको चेंज करता है, किसको चेंज नहीं करता है, तो एक क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप जितना डरते हो उतना नहीं डरना है, जो टॉपिक्स यहाँ पे बोले हैं उनको अच्छे से करते चलो आप, मतलब आई वुड से 95-98% यही टॉपिक्स आ रहे होंगे, तो कम से कम इतना अच्छे कर लो। बचे हुए जो टॉपिक्स है उनको फिर साथ में करते हुए चलेंगे, लेकिन इस पर बहुत अच्छे से आप लोग फोकस करेंगे, ठीक है। ये तो फिजिकल केमिस्ट्री की कहानी रही। आइए अगर मैं बात करती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो 2 ही चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन सिंपल है। हमेशा मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से करनी है, स्पेसिफिकली 3D सीरीज की कन्फिग्रेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एक एक आनी चाहिए, एक्सेप्शंस आने चाहिए क्रोमियम का, कॉपर का। अगेन यहाँ से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है, अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पीज की ज़्यादा क्यों है, ठीक है, ई नॉट पोटेंशियल इसका पॉजिटिव क्यों है, तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप आपका सेम क्यों हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्यों आपका सेम हो रहा है, तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से आएंगे। तो 12 फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स और रीजंस आपको यहाँ से याद रखने हैं, ठीक है। KMnO4 K2Cr2O7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप प्रिपरेशन कर लो, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादा प्रिपरेशन से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बोर्ड्स में आ जाता है वो। और इसके जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं वो क्वेश्चन आता है कि Fe2+ से, ठीक है, Fe2+ से Fe3+ में गया तो कितना फैराडे चार्ज लगा, तो यहाँ पे आपको बोलना होता है जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है उतना ही चार्ज लगता है, राइट। तो वो आपको ये कन्वर्जन चार्ज के बेसिस पे याद रखना होगा कि किसी चीज़ को किस में ऑक्सीडाइज करता है और कितने यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो वाला एक रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। एंड लास्टली लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। एफ ब्लॉक अगर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं भी है तो आप लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन को इजीली, मतलब इसका रीजनिंग कि लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है, राइट, पुअर शील्डिंग की वजह से, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, साइज सेम हो जाता है, हॉफनियम जर्कोनियम वाला जो एक आपका आता है, इन दोनों को सेपरेट करना मुश्किल क्यों है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, राइट। सो दैट पर्टिकुलर थिंग वो आपको यहाँ से करके जानी है, तो डी एंड एफ ब्लॉक में इतना कर लोगे, मोर देन एनफ है, आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। आइए अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूँ, 4 मेन टॉपिक्स है, यूपीएससी नेमिंग से पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। VBT, अगेन आपको VBT में हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, है ना, sp3 है, d2sp3 है, पैरामैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल, डी आउटर डी ऑर्बिटल, ये सारे जो केसेस है क्लियर होने चाहिए। CFT में आपको कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, और साथ में एनर्जी अगर कैलकुलेशन आता है बहुत अच्छी बात है, एनर्जी अगेन सेकेंडरी टॉपिक रहेगा, लेकिन कन्फिग्रेशन T2G EG में लिखना आना चाहिए स्प्लिटिंग करने के बाद। आइसोमेरिज्म अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोमेरिज्म में आपको स्ट्रक्चरल तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, चारों जो है हमारे आयोनाइजेशन, लिंकेज, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और हाइड्रेट, ये चारों आइसोमेरिज्म क्लियर होने चाहिए। आज तो इसने तंग कर दिया मेरे को, ठीक है। एंड लास्टली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से आपको स्टीरियो भी आना चाहिए, जो मैंने आपको टेबल लिखवाई हुई है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, राइट। सो ये 4 टॉपिक्स अगेन इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक इनऑर्गेनिक का सेक्शन सबसे कम है, जस्ट 8 टॉपिक्स है, और इसके बाहर कुछ आना है ही नहीं, तो आप आंख बंद करके टॉपिक्स अपने ओके कर लो, दैट इज गोइंग टू बी एनफ, ठीक है।
अब आ जाते हो ऑर्गेनिक में। सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स। 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। SN1 SN2 का डिफरेंशिएशन SN1 SN2 के ऑर्डर में लगा दो। E2 एलिमिनेशन में एल्कीन कौन सी मेजर कौन सी माइनर। कॉमन नेम्स थोड़े आने चाहिए, सेक, आइसो, नियो, ठीक है। इसके अलावा टर्ट, तो ये 3-4 कॉमन नेमिंग आनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बट घुमा फिरा के आएगा कि आपको अगर IUPAC नहीं आता तो आप प्रोडक्ट्स नहीं बना पाओगे, राइट। नेम रिएक्शन यहाँ से बोलूँ तो चाहे सैंडमेयर रिएक्शन है या वुड्स रिएक्शन है, 2 ही नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो दोनों। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दैट इज मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है, वो वाला केस। और ब्रांचिंग बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ठीक है। तो ये 2 ऑर्डर्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है, दीज 2 ones। आइए इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यहाँ पे आपका क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगेन एल्कीन से बनाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व है। एसिडिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ऑल द पोजिशनिंग ऑर्डर का भी एक क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे मैं यहाँ पे बात करूँ नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन में ऑर्थो और पैरा को कैसे आप सेपरेट करते हो, स्टीम डिस्टिलेशन वाला क्वेश्चन। एंड अगेन ब्रोमिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शंस अगेन यहाँ से ज़्यादा नहीं है बट हाँ, रिमर-टिमेन, कॉल्बे रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईथर का HI के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये 5 टॉपिक एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पे फोकस करोगे। एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिएक्टिविटी आ सकती है, 4 कंपाउंड देगा, इनको रिएक्टिविटी ऑर्डर में लगा दो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट पूछ सकता है, प्रोडक्ट से मैच द फॉलोइंग आ सकता है। नेम रिएक्शन इसमें बहुत सारे हैं, सारे नेम रिएक्शंस आने चाहिए, चाहे आपका रोजनमुंड है, इटार्ड है, एल्डोल है, केनीजारो है, ऑल द नेम रिएक्शंस यू नीड टू मेक श्योर आपको अच्छे से आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस सीक्वेंसिंग में आ जाते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एनहाइड्राइड कैसे बनाते हो, इसका डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करते हो, वो वाले सारे रिएक्शंस। एल्कीन का ओजोनलाइसिस अगेन यहाँ से आएगा। और एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से जनरली नहीं आता है बट आ सकता है, तो आपको इसको भी ओके करके चलना है, ठीक है। फिर आएगा अमाइंस। अमाइन से बेसिक नेचर पक्का आएगा। एक्वस मीडियम में इथेनामाइन, मीथेनामाइन वाला ऑर्डर। एनिलीन ज़्यादा बेसिक है या फिर अमाइन ज़्यादा बेसिक है, राइट, तो वो वाले क्वेश्चन। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट यहाँ से आएंगे आपके, दैट इज क्या कहते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट आएगा, कार्बिलमाइन टेस्ट आएगा, चाहे ल्यूकस टेस्ट आएगा, एजोडाई टेस्ट आएगा, ठीक है, या फिर यहाँ से आपका डाइजोनियम सॉल्ट वाला टेस्ट आएगा। तो अगेन 4 टेस्ट हैं, चारों टेस्ट आने चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम्स रहती है ब्रोमिनेशन में, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, नाइट्रेशन में मेटा पे प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको सही कैसे करते हैं, एसिटाइलेशन से करते हैं। सो वो चेन ऑफ रिएक्शंस क्लियर होना चाहिए। नेम रिएक्शन 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ से, गेब्रियल और हॉफमैन, उस पर फोकस करेंगे। एंड डाइजोनियम सॉल्ट का वो जो फ्लो चार्ट है वो। सो ऑर्गेनिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बट मेन ये सारे टॉपिक्स आप कर लेते हो तो आप सिक्योर हो जाते हो। तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये सारे टॉपिक्स आप कर लो। एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, बच्चों को डर लगता है लेकिन ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, अच्छे से करके चले जाओ। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ तो ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च कर जाओ, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आने वाला है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राइमरी क्या बताता है, सीक्वेंस, सेकेंडरी शेप, टर्शरी, फोल्डिंग, क्वाटरनरी, स्पेशल अरेंजमेंट। तो 1 2 3 4 क्या क्या बताते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, इसमें क्या डिस्टर्ब हो जाता है, सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी इंटैक्ट रहता है वो। विटामिन की टेबल, कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज होती है, और डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। सो दीज आर ऑल द मेन टॉपिक्स दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप 110% करके जा रहे हो। ये टॉपिक कर लिए तो बेटा 60 से ऊपर नंबर आ जाएंगे 70 में से, ठीक है। अब हमारा टारगेट 70 में से 70 लाने का है, तो जो एडिशनल टॉपिक है वो मैं तुमको प्रैक्टिस में करवाई दूंगी। तो पर आप लोग जब भी पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अब वो बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिल रही होगी। अभी हम PYQs कर रहे हैं, अगली सीरीज तैयार है, उससे अगली सीरीज तैयार है। सो वी हैव एवरीथिंग इन माइंड, सो डू नॉट वरी एट ऑल। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ताकि मैक्सिमम बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और उन बच्चों की अब मैं अगर बात करूं जिन्होंने कहीं से पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, जिनके हाफ ईयरलीज बहुत खराब गए हैं, देखो आपको पता है कि आप कितने पानी हो, ठीक है। अगर आपको पता है आप डूबने वाले हो तो आपको बचना पड़ेगा और उसके लिए आपको शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। और वो मैं केवल आपको अभी कह सकती हूँ क्योंकि अगले 2-3 महीने बाद मैं ये नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 2 महीने में आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर केवल हम सर्वाइवल वाला काम करेंगे, राइट। सो अभी टाइम है, यू नीड टू स्टार्ट, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स खराब है मत सोचो कि अब क्या करूँ, एक बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके बेसिक्स सच में खराब है, यू डू नॉट हैव एन आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और वो फिर आप यूट्यूब पे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यूट्यूब पे आपको कभी भी एक शेड्यूल्ड मैनर में नहीं पढ़ाया जा सकता। आपको एक पूरा स्केड्यूल नहीं दे सकते हैं, आपको डेप्थ में नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि यूट्यूब का अपना लिमिटेशन होता है टाइम का।
सो अगर आपका वो सिचुएशन है तो यू नीड टू मेक श्योर आप बैच में पढ़ना स्टार्ट करो। गांधी जयंती है, 40% का डिस्काउंट अगेन यहाँ पे है, तो आज और कल के लिए ये आपका केवल वैलिड है। सो जितने भी बच्चे हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, पीसीएमबी या इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट में आप स्ट्रगल कर रहे हो, हर एक स्ट्रीम का बैच यहाँ पे शुरू होने वाला है, फ्रेश बैच है, 40% डिस्काउंट है, इससे बेटर आपको चांस नहीं मिलेगा। मेक श्योर करो इसको आप यूज करो, यूज द कोड Y513 बैच पे। जब करंट बैच है समर्थ 5.0, इसका एडिशनल बेनिफिट ये है कि इसमें आपको इंग्लिश और जीटी भी पढ़ाया जाएगा। तो अगर कोई बच्चा सीयूटी भी आगे प्लान कर रहा है तो उसको सीयूटी का भी तैयारी इसी बैच से हो जाएगा। बट पहला टारगेट है इसमें बोर्ड्स के मार्क्स आपको अच्छे करवाने, राइट। सो मेक श्योर करो कि आप इस बैच को ज्वाइन करो, इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे 40% डिस्काउंट मिल रहा है। 5999 का बैच था, लेकिन अभी द प्राइस इज 5142 विद डिस्काउंट कोड बेटा Y513, ठीक है। तो आई थिंक सो मैं बहुत स्ट्रेट बोलूँगी, अगर आपकी सिचुएशन खराब है और आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हो तो केवल यही तरीका है, क्योंकि वहाँ पर एक डेडिकेटेड मैनर में पढ़ाई होगी, क्योंकि वहाँ पे हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, बेसिक्स भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, और शायद आपको अभी केवल उसी चीज़ की ज़रूरत है अगर आपको इस करंट सिचुएशन से निकलना है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि आप इस बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप सभी लोगों को बेटा ADA247 की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करोगे ADA247, दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट। यहाँ पे आप लोगों को जाना है ऑल कोर्सेज में, और यहाँ पे सर्च करोगे तो यूजी पीजी एंट्रेंस में जाना और सीयूटी यूजी में जाना। तो यहाँ पे सीयूटी साइंस का सेक्शन है, ऑल्दो महापैक्स के भी प्राइसेस ड्रॉप हैं। जो बच्चा फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है वो महापैक ले ले, क्योंकि 1000 रुपये का अराउंड डिफरेंस है, उसमें बहुत सारे बैचेस मिल जाते हैं, सारे ही बैचेस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक ही परफेक्ट बैच सर्च कर रहे हो तो दिस इज द बैच, ठीक है। समर्थ 5.0 Y513 आप कोड अप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट एट 5142, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर टुडे बिकॉज ऑफ गांधी जयंती। तो मेक श्योर करो कि आप टाइम से इनरोल करके पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और जो बच्चे कहीं और से पढ़ रहे हैं इन टॉपिक्स पे ज़रूर फोकस करें। और अगर आपकी सिचुएशन वीक है इसको और डिले मत करो, क्योंकि जितना टाइम बीतता जाएगा उतना ही मुश्किल होगा वापस से आना ट्रैक पे, उन बच्चों के साथ कॉम्पीट करना जो ऑलरेडी आप लोगों के आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसा भी है टेक अ वाइज डिसीजन एंड स्टार्ट नाउ, एंड आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, यस मैम वी आर ऑन इट।